हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे वो होगी वर्ष कुंडली। होता क्या है कि जैसे अभी नया साल आएगा, बहुत सारे लोग फिर यही क्वेश्चन करने लगते हैं कि सर ये जो बोला है ऐसा होगा, वो जो बोला है वैसा होगा। देखिए, वर्ष की कुंडली व्यक्ति विशेष के लिए इंडिविजुअल चार्ट्स के रूप में देखा करिए। कभी भी इन बातों पे आने की आवश्यकता नहीं है कि आपका ये साल तो भयंकर खराब जाएगा या ये साल बहुत ही अच्छा चला जाएगा। 4 राशि वालों के लिए ये और 4 राशि वालों के लिए वो। अगर 4 राशि वालों की बात की जाए तो भारत के अंदर एक राशि के कहीं ना कहीं करोड़ों लोग होंगे। करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनकी एक राशि है। तो क्या एक वर्ष आने पर उन सभी को ही उतनी ही सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगी? यानी कि अगर हम भारत में बात करें और हम कह रहे हैं कि धन वर्षा हो जाएगी, तो अगर मान के चलिए एक पर्टिकुलर राशि के व्यक्ति के ऊपर यदि हो रही है और भारत में एक पर्टिकुलर राशि के व्यक्ति भी 1 करोड़ की मात्रा में होंगे, 120-135 करोड़ के अंदर एक राशि से 1 करोड़ लोग तो निकल आ ही जाएंगे। ऐसे स्थिति में क्या सबके सब अंबानी बन जाएंगे? जो पॉसिबल ही नहीं है। आपके अपने इंडिविजुअल चार्ट्स में आपके अपने कर्मा आपका अपना ही एक पर्टिकुलर वर्षफल लेके चलेंगे। यानी जब आपका जन्म हुआ वहाँ से उसी तरीके से उसी डेट के ऊपर एक कुंडली बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं वार्षिक कुंडली। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो वार्षिक कुंडली के ऊपर से कर रहे हैं। मैं अपने ही चार्ट से आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। जब कभी भी वर्षफल कुंडली यूज़ करते हैं तो साथ ही साथ जन्म लगन कुंडली को भी केंद्रित करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो कुंडली बनी ये पिछले साल की तारीख में जब जन्मदिन आया तब बनी थी। उस स्थिति में अगर बात करें, सबसे पहले जो ड्यूरेशन आपका है बर्थ का, उस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में रख के अगर हम चार्ट्स को फॉर्म करते हैं तो ये वाली कंडीशन जो हम कहते हैं इसे कहते हैं ताजिक मेथड। ताजिक मेथड के अंदर आपका कहीं ना कहीं जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन लिया जाता है, टाइम चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इसको सबसे पहले इंडिविजुअल चार्ट्स के रूप में रीड किया जाता है। इंडिविजुअल चार्ट्स के रूप में बात करूँ तो ये कुंडली क्या दर्शा रही है? देखिए, सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सूर्य, यानी कुछ चीज़ें या तो पिता से जुड़ेंगी या सरकार से जुड़ेंगी। पहला पॉइंट, कारक तत्व प्रभाव। दूसरा, सूर्य की प्लेसमेंट वो पंचम भाव में है, मित्र राशि में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हाँ, इस कंडीशन में जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट अच्छी है क्योंकि वो मित्र राशि में है। दूसरा, उसके साथ कौन जुड़ रहा है? उसके साथ जुड़ रहा है बुध, जो कि आय का, लाभ का और कुछ हद तक कुटुंब का भी स्वामी है। ठीक है, तो यहाँ तक की कंडीशन हमने नॉर्मली देखने की कोशिश करी। सिंह लगन की कुंडली में यदि सूर्य और बुध युति कर ले तो ये बताते हैं किसी प्रकार से आपको आर्थिक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे इस वर्ष में। दूसरा, इसके साथ ही शुक्र की युति बन रही है। शुक्र जो है वो फिर दशम के स्वामी हो रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी हो रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं साहस पराक्रम और किसी प्रकार का कोई एक स्टेटस वहाँ पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो कॉम्बिनेशंस अगर देखा जाए तो इस साल जब जन्म हो रहा है उस पर्टिकुलर ईयर में एक प्रकार से कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है सूर्य बुध का, बुधादित्य, जो कि कहीं ना कहीं धन प्रदान करने की क्षमता दिखाता है। और फिर शुक्र का योग, शुक्र का जो योग बन रहा है वो दशम के साथ पहले भाव के स्वामी का योग और तीसरे भाव के स्वामी का योग कहा जा सकता है। तो इतनी चीज़ें तो यहाँ पर क्लियर हुई कि फर्स्ट जो हाउस होता है उसके लॉर्ड के साथ रिलेशंस किस तरीके से बने हुए हैं, जो कि ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। शनि की बात करें तो शनि की प्लेसमेंट छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है, ये भी नौकरी के लिहाज से ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें गुरु को, वो अष्टम भाव में है, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने की वजह से ठीक है, वहाँ पे कोई लॉस नहीं देता। अगला राहु, राहु की प्लेसमेंट भाग्य में, और फिर मंगल जो कि इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए योग कारक माना जाता है सिंह लगन के लिए, तो उसकी प्लेसमेंट 10th हाउस में है, जो कि भाग्य का और साथ ही साथ भाग्य के वो चौथे भाव सुख संसाधनों का भी स्वामी है। मंगल का दशम में आना, दिशा बल प्राप्त करना, फिर उसका वक्री होना, उसका चेष्टा बल प्राप्त करना और भाग्य का स्वामी होकर दशम में बैठना, यहाँ तक के लिए अच्छी कंडीशन है। मंगल की दृष्टि जो है वो चौथे भाव के ऊपर है, भाव उसका अपना है, लेकिन फिर भी घर से दूर करने की ताकत रखता है क्योंकि पृथकतावाद की दृष्टि कही जाएगी। अब देखिए चंद्रमा की प्लेसमेंट, चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो 12th हाउस का लॉर्ड है, नीच राशि अवस्था में चौथे घर में बैठा है। चौथा घर जो होता है वो बेसिकली हम पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए देखते हैं और फैमिली के लिए देखते हैं, अपने घर बार के लिए देखते हैं। चंद्रमा 12वें का स्वामी, खर्चों का स्वामी, स्थिति ठीक कि वो नीच अवस्था में बैठा है। ठीक है, अगर नीच अवस्था में नहीं बैठेगा तो खर्चे बहुत ही फिजूल में बढ़ जाएंगे।
इस कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं तो फोर्थ हाउस एजुकेशन और फैमिली है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ फोकस चंद्रमा का रहने वाला है। इस पूरे इवेंट ईयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 डिग्री 2 एजुकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो गई। फ़ायदा क्यों हो पाया? फ़ायदा इस कारण से हो पाया क्योंकि जो खर्चों का स्वामी है वो नीच राशि अवस्था में केंद्र में आके बैठा हुआ है और नीच भंग बना रहा है मंगल से दृष्ट होकर, नीच का होकर बैठा है और नीच भंग बना रहा है मंगल के सामने होने पर। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो चीज़ नुकसान की तरफ जानी चाहिए, परेशानी की तरफ जानी चाहिए, वो परेशानी की बजाय उसको फायदे में तब्दील करने की कोशिश करेगा नीच भंग। ठीक, तो ये फॉर्मेशन यहाँ पे समझ में आता है। साल मोस्टली किस तरीके से जाता हुआ गया? साल जो मोस्टली गया वो अगर यहाँ से देखा जाए तो सरकारी चीज़ों के साथ जुड़े रहने में गया, वहाँ से आने वाले पूरे सपोर्ट्स में गया और कुछ हद तक क्योंकि डे लॉर्ड बुध के साथ जुड़ रहे थे तो हम कह सकते हैं अर्निंग्स और इंजीनियर की तरफ गया। तो ईयर चार्ट्स को नॉर्मल तरीके से योग जो भी बन रहे हैं उसके हिसाब से रीड कर सकते हैं। इवेंट्स वहाँ कहीं पे मैच आउट हो जाएंगे। अब इसी चार्ट को एक्चुअली अपने जन्म लगन कुंडली के बराबर पे लेकर आते हैं और फिर वहाँ से चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि यहाँ तक वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। जो बेसिक्स चार्ट रीडिंग होती है बिल्कुल उसी तरीके से आपको देखना है। अगर ये साल का स्वामी जो है फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो बनने वाला है वो और साल का स्वामी, इनके बीच संबंध और इनकी स्थितियाँ। फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट फिफ्थ में अच्छी कही जा सकती है। जो आपका डे लॉर्ड है उसकी स्थिति भी त्रिकोण में होने के कारण अच्छी कही जा सकती है। इवन दो कि इन दोनों के ऊपर एक फैक्टर ऑफ स्ट्रेस बनेगा क्योंकि राहु का एस्पेक्ट था और मंगल का भी एस्पेक्ट था। तो इतनी चीज़ों को यहाँ से समझा जा सकता है। अब बात करते हैं इसको जब हम जन्म लगन कुंडली के समतुल्य करते हैं तब देखिए पहली कंडीशन मंगल की प्लेसमेंट वो हो रही है लगन भाव के अंदर वक्री अवस्था में। मंगल जो है वो सप्तम का स्वामी भी है और 12वें घर का स्वामी भी है। 12वें घर के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं उसका फर्स्ट हाउस में आके प्लेस होना खर्चों को बढ़ाने की कोशिश करेगा या लंबी यात्राओं में सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि 7th हाउस को हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या फिर 12th हाउस को। तो ये दोनों ही फॉर्मेशंस में कहीं ना कहीं मंगल सबसे पहले जब लगन को फर्स्ट हाउस को प्रभावित कर रहा है तो उसका असर देखना लाजमी था। पहली कंडीशन फुलफिल होती है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस से हमने बोला हुआ है कि जब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो ये आइदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स है, 12th हाउस किसी प्रकार के खर्चे। दूसरी चीज़ देखिए जब मंगल जैसा ग्रह लगन के अंदर बैठेगा तो इंजीनियरिंग वर्क्स होंगे या टेक्निकल चीज़ों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बारीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। इसके बाद यहाँ से हम देखें तो तीसरे भाव का स्वामी था चंद्रमा जो कि नीच राशि अवस्था में जाके नीच भंग करने की कोशिश कर रहा है। चंद्रमा का यानी कि मन का प्लेसमेंट जो है वो चार्ट्स के अंदर एक काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी प्लेसमेंट 7th हाउस में होने की वजह से किसी प्रकार से कुछ नए फ्रेंड सर्कल्स, नए पार्टनरशिप्स बनने की संभावनाएं इस जो पिछला जन्मदिन गया उसके बाद बनी हुई थी। ठीक है, चंद्रमा जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्लैनेट होता है किसी भी कुंडली के अंदर तो उसकी प्लेसमेंट को भी हम एक अहमियत से मानते हैं। तो कहीं ना कहीं 7th हाउस प्लेसमेंट चंद्रमा भले वो नीच राशि अवस्था में है बट नीच भंग कर रहा है मंगल से दृष्ट होकर। उसने साझेदारी की तरफ आगे बढ़ाया और आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूरी तरीके से पॉजिटिव सपोर्ट दिया रिसर्च कराने में, हेल्प देने में और इंस्टाग्राम के अंदर भी खुद को लेकर आने में। पॉसिबिलिटी क्यों बन पा रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं 7th हाउस लॉर्ड लगन की तरफ भी था और 7th हाउस में चंद्रमा यानी कि मन और खुद से तीसरे भाव यानी अपने पराक्रम या अपने हॉबी का स्वामी भी था। इसको कहाँ पे देख रहे हैं हम? जन्म लगन कुंडली के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तब इस बात को समझ रहे हैं। अपने हॉबीज़ को लोगों के साथ साझेदारी रूप में काम करना और साझेदारी का स्वामी होकर मंगल का लगन में बैठना जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी दिखाएगा और साझेदारियाँ भी दिखाएगा। अब चंद्रमा नीच स्थिति में आ रहा है जब सप्तम में आ रहा है और सप्तम होता है ट्रेवल्स का या फिर होता है मैरिजेस का। चंद्रमा हुआ नीच तो मैरिज वाली चीज़ को पीछे कर दीजिए। ठीक है, नीच भंग कर रहा है एक अलग फैक्टर है। बट ट्रैवल्स के अंदर जब हम बात करें तो यात्राएं इस साल सबसे ज़्यादा लंबी यात्राएं काफ़ी हुई। जनवरी से लेकर ऑलमोस्ट अभी दिसंबर में आज रिकॉर्डिंग है, इसके बाद 2 दिन बाद फिर से यही होने वाला है पूरे दिसंबर तक। तो ऑलमोस्ट अगर देखें ट्रैवलिंग्स के अंदर काफ़ी हद तक ये कॉम्बिनेशन बना। इसकी वजह से चीज़ें क्या पीछे छूट रही हैं। यहाँ पे जो हॉबी का फैक्टर है जैसे कि ये चार्ट्स रीडिंग वीडियोस बनाना ये ट्रैवलिंग के कारण ये कम हो गया, उतना फैक्टर ग्रोथ के साथ नहीं बन पाया जितना कि बनना चाहिए था। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में जो हॉबी का फैक्टर है वो किसी न किसी ड्यूरेशन पे जाकर थोड़ा सा लिमिट या संघर्ष करता हुआ नजर आएगा।
ठीक है। पॉजिटिव क्या था कि लोगों के साथ जुड़ने की संभावना ये साल काफ़ी अच्छे से देता हुआ नजर आता था। अब देखिए शुक्र की प्लेसमेंट को समझ लीजिए। फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस लॉर्ड होकर शुक्र वो सूर्य से और बुध से योग कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर शुक्र सूर्य और बुध ये जो योग है ये अगेन इस लगन के लिए एक काइंड ऑफ राजयोग की तरह काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव के स्वामी के साथ है और पंचम भाव के स्वामी का संबंध चौथे भाव के स्वामी के साथ है, जो कि दो केंद्र के स्वामी एक त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध कर रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग की उत्पत्ति, और वो भी कहाँ पर? अष्टम भाव में। ऐसे स्थिति में रिसर्च इनोवेशंस के साथ जुड़कर चीज़ें और भी आगे बढ़ सकती थी। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराया और कहीं ना कहीं हर तरह का लाभ एजुकेशन, मैंने फिर कहा था फोर्थ हाउस जब इन्वॉल्व होता है तो हम एजुकेशन में देखते हैं, तो एजुकेशन सपोर्ट्स दिए गए और सारी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट की गई। तो ये चीज़ें इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ राज्यों स्थिति जो है जिसे हम कहते हैं केंद्र त्रिकोण राज्यों अष्टम रिसर्च के फील्ड से, उसमें आगे बढ़ने को सपोर्ट देती नजर आती है। भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है बट वो शनि है, यानी कि धीमे धीमे होकर जो काम पहले होने वाला था 1 महीने में, वो काम 1 महीने में नहीं हुआ दोस्तों, उसको होने में 3 महीने का समय लग गया। बट फ़ायदा ये हुआ जहाँ मुझे पहले पैसा खर्च करने वाला था वो एक सी चीज़ से रुक जाने के कारण जब वही काम दोबारा हुआ तो मुझे पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो काम में डिले आया लेकिन काम कोई बहुत ख़राब भी नहीं हो गया, उसने अपनी तरफ से तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देने की कोशिश करी। शनि का 9th हाउस में स्वराशि प्लेसमेंट पॉजिटिव कंडीशन है। जुपिटर की प्लेसमेंट की बात करें तो गुरु जो है वो लाभ भाव के स्वामियों के लाभ भाव में थे, कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर बनता हुआ नजर आता है कि जो साल है उसमें एक कोई ना कोई पॉजिटिव गेन होता हुआ नजर आ जाएगा। दूसरा, राहु और केतु की प्लेसमेंट जो थी वो 12th और 6th बेसिस पे थी, जिसकी वजह से ये दोनों अचानक के तत्व हैं, ठीक है। एक अचानक का नुकसान पड़ा और दूसरे तरफ से देखा जाए तो अचानक से बहुत सारे प्लेसमेंट्स इधर उधर हुए। इसमें देखें राहु अचानक का तत्व लेकर कहाँ प्लेस्ड हुआ था? 12th हाउस में। 12th हाउस जो है वो यात्राओं में भी सपोर्ट करता है एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि खर्चे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं जब ट्रैवलिंग्स होती हैं। लेकिन दूसरा 12th हाउस के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ही डाइवर्स थॉट्स क्रिएट करने की भी कोशिश करता है। जितने लोगों के साथ आप मिलोगे उतने ही डाइवर्स थॉट्स आपके क्रिएट हो पाएंगे, तो उसमें राहु का एक पॉजिटिव सपोर्ट कह सकते हैं। दूसरा, केतु की प्लेसमेंट। केतु की प्लेसमेंट जो है वो काम को 6th हाउस के अंदर दिखाई दे रही है जन्म कुंडली के अंदर, जो कि ओरिजिनल बर्थ चार्ट है। तो उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं किसी प्रकार के काम के अंदर कोई एक बारीकी देने की कोशिश वो पर्टिकुलर प्लैनेट वहाँ पे कर सकता है। तो ये चीज़ें जो थी ये ऑलमोस्ट मिक्सअप होकर इस पर्टिकुलर 1 ईयर फ्रेम में कन्वर्ट हुई। अब यहाँ पर भी आ जाइए, जो डे लॉर्ड था वो डे लॉर्ड इस पर्टिकुलर चार्ट से देखा जाए तो उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो चीज़ यहाँ पर ठीक है, ठीक है। डे लॉर्ड को इस चार्ट के साथ ध्यान से देख समझिएगा, क्योंकि इसके कंसिडरेशन को ही देखना पहले। दूसरा, जो डे लॉर्ड बन रहा है वो जन्म कुंडली के अंदर यानी ओरिजिनल बर्थ चार्ट में 5th और 2nd हाउस का लॉर्ड बन रहा है। जब कभी भी डे लॉर्ड का संबंध आपके कुंडली के पंचम या नवम के साथ होता है तो वो इसी प्रकार से कुछ बेनिफिट आपको देने की कोशिश करता है, क्योंकि पूर्व पुण्य 5th हाउस कॉम्बिनेशंस काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो साल रहा इसमें लर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई दी, और क्योंकि 2nd हाउस के ऊपर उसका प्रभाव था, ठीक है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कोशिश इस बात पे करता रहा कि वेल्थ क्रिएशन हो सके, बचत हो सकने के लिए, सेविंग्स हो सकने के लिए। तो जब एक वर्षफल कुंडली यूज़ की जाती है, उस वर्षफल कुंडली के अंदर आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, आपका इंडिविजुअल चार्ट पहले ज़रूरी हो जाता है उस साल का, और उसी चार्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है आपको अपने बर्थ चार्ट के ऊपर, ताकि चीज़ों में कुछ क्लैरिटी आ सके। यहाँ पर योग बन रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये योग बन रहा है, अगर ये योग यहाँ बन रहा है और यही योग यहाँ पर ना बने तो फिर क्या है कि वो उतना कोई फ्रूटफुल कंडीशन नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जन्म का लगन है उसके अंदर भी एक योग पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा वर्षफल की कुंडली के साथ, तब जाके वो चीज़ मटीरियलाइज होगी। अन्यथा इस पर्टिकुलर चार्ट में सिर्फ कॉम्बिनेशन बन जाने भर से अगर यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में वो रिजल्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर जाते हैं। कुछ हद तक इस प्रकार से होगा कि चीज़ें दिखेंगी लेकिन हाथों में उतनी मात्रा में मिलेंगी। इसीलिए जब कभी भी कोई
वर्ष की बात होती है, 2024 ऐसा जाएगा, 2025 ऐसा जाएगा, नहीं। आप अपने जन्म के चार्ट को ध्यान में रखकर अपना एक वर्ष कुंडली बना सकते हैं। वहाँ के आप अपने प्लेसमेंट को समझने की कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद उसको अपने जो रियल बर्थ चार्ट है उसके ऊपर ट्रांसफ़र करिए और वहाँ पे उस कॉम्बिनेशंस को रीड करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इवेंट किस तरफ और कितनी मूव करने की कोशिश करेगी। धन्यवाद।